SBCN के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों का प्रचार प्रसार जोरों पर। दोनों ही दलों के बड़े नेता ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं में जुटे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर के सुवासरा में आम सभा को किया संबोधित। मंदसौर में दशहरे पर जमाई राजा रावण की नामदेव समाज ने की पूजा। भानपुरा क्षेत्र में रुंडी नामक स्थान पर दशानन रावण की प्रतिमा है स्थापित। जब भी महिलाएं प्रतिमा के सामने पहुंचती है तो डाल लेती है घूंघट। और नवरात्रि के आखिरी दिन आंतरी माता मंदिर में लगा भक्तों का तांता। कोरोना के चलते नहीं सजे पांडाल। प्रदेश भर में उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार प्रसार जोरों पर है। मतदान की तारीख नजदीक है, ऐसे में दोनों ही दलों के बड़े नेता ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं में जुटे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार दोपहर मंदसौर के सुवासरा में पहुंचे और आम सभा को संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान का भाजपा गणों ने स्वागत किया। मंच पर पहुंचने के बाद सीएम ने दोनों हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन किया और फिर आम सभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग को जिताने की अपील की। आपको बता दें कि उपचुनाव के इस रण में सीएम का जिले में ये तीसरा बड़ा दौरा है। वहीं आगामी 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह फिर जिले में पहुंचेंगे और शामगढ़ के चंदवासा में सभा को संबोधित करेंगे। उपचुनाव का ये सियासी संग्राम 2 नवंबर को शांत होगा और 3 नवंबर को मतदान कर मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। वाइट वीडियो के बाद सीएम का पूरा भाषण चला देवे, वहीं भाषण के साथ स्क्रीन को हाफ कर देवे। मैं चाहता तो उसी दिन मुख्यमंत्री बन जाता जिस दिन 2018 में रिजल्ट आए। बहुमत नहीं था कांग्रेस के पास। हमारी 109 उनकी 114 सीट थी। निर्दलीय विधायक भी बाकी दलों के भी आ रहे थे, हम भी आ रहे हैं। इस्तीफा देने की बात मत कर देना। लेकिन मैंने तय कर लिया कि नहीं, अब ज्यादा सीट है तो मुझे नहीं रहना। मैंने त्याग पत्र दे दिया। अगर बनाना गिराना होता तो उस दिन मैं कोशिश करता, बहन और भाइयों, उस दिन कोशिश करता। मैंने नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि इनको सरकार चलाने का मौका मिले। 15 साल बाद आए तो शायद अच्छी चलाएंगे। जब इन्हें मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया, तब हरदीप जैसे साथियों ने कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। और आज भी कह रहा हूं मेरे बहन और भाई, कुर्सी को शोभित करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, मध्य प्रदेश को बदलने के लिए मुख्यमंत्री हूं। दिनों रात एक कर दूंगा, परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, प्रयत्नों की परिसीमा करूंगा और आप सबके सहयोग से नया मध्य प्रदेश गढ़ेंगे। 3 साल में कोई कसर में नहीं छोड़ूंगा। कोरोना का संकट काल है, लेकिन उसमें भी एक नई योजना हमने बनाई है। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी का हम आवाज के अद्भुत नेता है। उन्होंने प्रधानमंत्री देना पॉइंटर लिख ले। फिर मुझे कह दिया कमलनाथ जी ने कि बड़ा नालायक। अब ये चुनाव के मुद्दे, शिवराज सिंह नालायक। बहनों और भाइयों, मैं आपको नालायक लग रहा हूं क्या? और फिर और कह दिया उनने, एक नेता ने गरज के कहा कि शिवराज सिंह चौहान तो नंगे भूखे परिवार से आता है। हमारा नेता कमलनाथ नंबर 2 का उद्योगपति है। हमने कहा तुम 2 नंबर के उद्योगपति बने रहो, हमें नंगे भूखे ही रहने दो। हम नंगे भूखे हैं। इसके उद्योगपति इस नंगे भूखे ने फैसला किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर मेरे बेटा बेटे किसी जाति समाज को, आजकल कोई समाज भी याद आ रही है उन्हें, लेकिन देते टाइम नहीं आती, अभी आ रही है। लेकिन हमने तय कर दिया, कोई जाति समाज हो, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग,
अनुसूचित जाति जनजाति अगर मेरे भांजे भांजियों अच्छे नंबर लाओगे और 8 लाख रुपया से कम वार्षिक आय होगी तो मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन होगा तो फीस मामा भरवाएगा। अब मैंने योजना बनाई, मैं भूखा सेठ कमलनाथ तुमने बंद कर दी भाई, चिंता मत करना रे भांजे भांजे, फिर चालू कर दी मैंने। हम नंगे भूखे, इन्हें रोजगार की बात की, बेरोजगारी भत्ता की बात की, नहीं दिया ढेला। मामा ने नौकरियों से प्रतिबंध हटा दिया है, पुलिस की भर्ती भी निकल गई, स्वास्थ्य विभाग की भी निकल गई। चिंता मत करना, जितनी सरकारी नौकरी दी जा सकेगी दूंगा नौजवान बेटे बेटियों। हम रहेंगे भूखे, और केवल सरकारी नहीं, पूरा प्रयास करेंगे केंद्र के साथ मिलकर क्या उद्योग धंधे आए और उनमें भी 75% रोजगार स्थानीय नौजवानों को मिले। कमलनाथ जी हम रहेंगे भूखे, करें और इन्हें 4 लाख रुपया देने का फैसला किया और देश कमलनाथ ने मेरी बेवा बहनों के हाथ से वो 4 लाख रुपया भी छीन लिए, वो योजना भी बंद कर दी। तो यहाँ से हेलीकॉप्टर हम रहेंगे भूखे, हमने तय किया सुवासरा वालों। कांग्रेस में उनको लग रहा था कि कोई नेतृत्व बचा नहीं, विस्तार से उन्होंने अपनी बात कही है। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होना है, तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सहमति दी और भाजपा में शामिल। सर प्रद्युम्न सिंह लोधी का एक वीडियो वायरल हुआ सर, कांग्रेस वीडियो वायरल हुआ प्रद्युम्न सिंह अर्जुन भैया मुझे पता नहीं क्या वीडियो वायरल सर। एक कांग्रेस के प्रत्याशी जो यहाँ से है, कमलनाथ जी ने उनके लिए कहा कि इनमें बचपना है अभी। पहले भाजपा सोशल मीडिया जो है लगातार उनके ऊपर बात कर रही थी और कमलनाथ जी कह गए हम कोई व्यक्तिगत मैं टिप्पणी। सर महबूबा मुफ्ती को लेकर आप क्या कहेंगे जो बयान? देखिए एक धारा 370 समाप्त की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। वो अद्भुत नेता हैं जो केवल देश की सोचते हैं। अब कोई अगर पुरानी स्थिति में कश्मीर को ले जाना चाहे तो ये किसी भी कीमत पर संभव नहीं होगा। एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। लेकिन मैं मैडम सोनिया गांधी से, राहुल गांधी जी से, सोनिया जी से, राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, उन्हीं की पार्टी के एक नेता पी चिदम्बरम फिर धारा 370 लगाने की वकालत कर रहे हैं। कांग्रेस धारा 370 के बारे में अपने रुख को स्पष्ट करे। छिपा एजेंडा कांग्रेस का सामने आया है और देशद्रोह जैसी भाषा उनके एक नेता बोल रहे हैं। और कितने विधायक आपके मंदसौर जिले को रावण का ससुराल माना जाता है, यानी उसकी पत्नी मंदोदरी का मायका। यहाँ के खानपुरा क्षेत्र में रुंडी नामक स्थान पर दशानन रावण की प्रतिमा स्थापित है। रावण मंदसौर का दामाद था, इसलिए महिलाएं जब प्रतिमा के सामने पहुंचती है तो घूंघट डाल लेती है। प्रतिवर्ष की तरह नगर के नामदेव समाज ने जमाई राजा रावण की पूजा की। देखें रिपोर्ट। देश के विभिन्न हिस्सों में रविवार को दशहरे के मौके पर रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण का दहन नहीं होता है, बल्कि उसकी पूजा की जाती है। मंदसौर में लोग रावण को अपने क्षेत्र का दामाद मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। यहाँ की बहुएं रावण की प्रतिमा के सामने घूंघट डालकर निकलती है। मंदसौर जिले को रावण का ससुराल माना जाता है, यानी उसकी पत्नी मंदोदरी का मायका। पूर्व में इस जिले को दशपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ के खानपुरा क्षेत्र में रुंडी नामक स्थान पर रावण की प्रतिमा स्थापित है, जिसके 10 सिर है। स्थानीय लोगों के अनुसार दशहरा के दिन यहाँ के नामदेव समाज के लोग प्रतिमा के समक्ष उपस्थित होकर पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद राम और रावण की सेनाएं निकलती है। रावण के वध से पहले लोग रावण के समक्ष खड़े होकर क्षमा याचना मांगते हैं। वे कहते हैं, आपने सीता का हरण किया था, इसलिए राम की सेना आपका वध करने आई है। उसके बाद प्रतिमा स्थल पर अंधेरा छा जाता है और फिर उजाला होते ही राम की सेना उत्सव मनाने लगती है।
स्थानीय लोग बताते हैं कि रावण मंसूर का दामाद था, इसलिए महिलाएं जब प्रतिमा के सामने पहुंचती है तो घूंघट डाल लेती है। मान्यता है कि इस प्रतिमा के पैर में धागा बांधने से बीमारी नहीं होती। यही कारण है कि अन्य अवसरों के अलावा महिलाएं दशहरे के मौके पर रावण की प्रतिमा के पैर में धागा बांधती है। मंसूर को रावण के ससुराल माना जाता है, इसीलिए लोग उसे पूजते हैं। दामाद कैसा भी हो, उसका ससुराल में तो सम्मान होता ही है। रावण की पूजा तो होती है, मगर इसके ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों में उदाहरण कहीं नहीं मिलते। सब कुछ परंपराओं के अनुसार चलता आ रहा है। नामदेव समाज द्वारा परंपराओं का निर्वहन करते हुए, कोविड का ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परंपरा का निर्वहन कर रही है। अभी रावण को लच्छा बांध के उसकी पूजा की गई है और शाम को गोधूली वेला में रावण का वध किया जाएगा। किस तरह से पूजन अर्चन की गई है और क्या महत्व होती है आज के दिन? जो परंपरागत जो पूजा होती है उसी प्रकार से पूजा हुई है और हमने नगर की सुख समृद्धि के लिए, कोरोना भगाने के लिए रावण महाराज से हमने निवेदन किया है और कामना की है कि ये भगे और हम सब स्वस्थ रहें, नगरवासी सब स्वस्थ रहें, ऐसी कामना की हमने। इसके पैर में लच्छा बांधने मात्र से क्या है कि कोई भी मनोकामना है वो पूरी होती है, निश्चित होती है। जी, हर सालाना दशहरे से पहले सुबह में नामदेव समाज के द्वारा लोग बाग आते हैं और मन्नत करके जाते हैं, लच्छा बांध के जाते हैं और बोल के जाते हैं कि शाम को 7:15 बजे हम वध करने आएंगे, आप तैयार रहना। यहाँ पे एक दिन छोड़ के एक दिन जो एकात्रा बोलते हैं, उनके भी लोग आते हैं, मन्नत करके जाते हैं और जो लच्छा बांध के जाते हैं, जो भी अपनी श्रद्धा ही मन्नत करते हैं, तो उससे क्या है, एक दिन छोड़ के एक दिन एकात्रा ठीक हो जाता है। महिलाएं घूंघट भी लेती हैं, कि महिलाएं दामाद भी मानती हैं, उनको घूंघट भी लेती हैं। आपका नाम जी बताइए। आज हम यहाँ विजयदशमी पर्व मना रहे हैं और विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए हम ये लघु सूक्ष्म रूप में और केवल प्रतीक के रूप में हम यहाँ पर इस विजयदशमी पर्व को मना रहे हैं। सवेरे हम यहाँ पर पूजा अर्चना करने आए हैं, सभी ने हमने नियमों का पालन किया है, मास्क लगा कर आए हैं और शारीरिक दूरी का भी हम पालन कर रहे हैं। शाम को गोधूली वेला में यहाँ पर रावण वध की परंपरा का सूक्ष्म लघु रूप में, प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर निर्वहन किया जाएगा और विजयदशमी पर्व मनाया जाएगा। क्या महत्व है आज पूजन अर्चन का? रावण महाराज के संबंध में यहाँ पर विशेष रूप से देखा जाए तो इनके पाँव में लच्छा बांधने से एकात्रा बुखार जो होता है वो दूर हो जाता है और जो व्याधि है, रोग है, वो रोग भी यहाँ पर उसका समाप्त हो जाता है। मंसूर का जमाई भी माना जाता है। हाँ, निश्चित ऐसी किंवदंती रही है। पुराने प्राचीन समय से लोग ऐसा मानते आए हैं, क्योंकि मालवा की परंपरा है, अगर गांव का भी जमे होता तो सभी जने मानते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर मंदसौर शहर में रावण महाराज को मंदसौर शहर का जमाई माना जाता है। इनकी पूजा अर्चना की जाती है, माता बहनें उनका घूंघट करती है और सम्मान करती है। SBCN टाइम्स के लिए देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। नीमच जिले के मनासा तहसील में चंबल की गोद में बसे आंत्री माता मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अति प्राचीन मां आंत्री माता मंदिर में नवरात्रि के दौरान माता के श्रृंगार से लेकर भक्ति भाव का नजारा अलग ही दिखाई देता है। चंद्रावत राजवंश की कुलदेवी मां आंत्री क्षेत्र में ख्यात देवी है। अभी नवरात्रि के दौरान मंदिर के आसपास पानी भरा होने से मंदिर की छटा और भी सुहावनी दिखाई देती है। जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर बसे आंत्री माता जी के मंदिर पर भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए नवरात्रि के दौरान जुबान तक काट कर चढ़ाते हैं। अब तक सैकड़ों लोग अपनी जुबान काट कर माँ के चरणों में अर्पित कर चुके हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जुबान काटने के महज 9 दिनों बाद वापस जुबान आ जाती है और व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। नवमी के दिन हवन अनुष्ठान कर नवरात्रि की पूर्णाहुति दी गई। आज नवरात्रि के अंतिम दिन हजारों की संख्या में भक्तों ने मां का दर्शन लाभ लिया। ये है चंद्रावतों की कुलदेवी मानते हैं इनको जी, और ये मंदिर 1323 के आसपास के बन के तैयार हुआ। मान्यता है, मान्यता ये है इसकी कि लोग जो भी मन्नत करते हैं अपने हाथ से अपनी जीबान काट के और यहाँ माता जी के चरणों में चढ़ा देते हैं। वो 9वें रोज कंप्लीट जबान वैसी की वैसी आ जाती और वो जेब में चला जाता है। इनका एक इतिहास है कि नदी के सहारे आई थी, क्या वो सही है क्या? नदी के सहारे तो पुराना बताते हैं, पर
ये चंद्रावतों की कुलदेवी है और ये मंदिर सेवा जी खेमा जी ने बनाया राव सेवा जी 1327 में इसकी स्थापना हुई थी और 31 तक बनके तैयार हुआ था। 24/10/2020 को पुलिस उप महानिरीक्षक रतलाम रेंज श्री सुशांत कुमार सक्सेना द्वारा जिला नीमच का भ्रमण किया गया। डीआईजी रतलाम श्री सुशांत कुमार सक्सेना द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम पर जिले के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की बैठक ली जाकर कानून व्यवस्था की स्थिति एवं आगामी त्योहारों पर जिले में लगाई जाने वाली पुलिस व्यवस्था तथा जिले में घटित अपराधों के संबंध में चर्चा की गई। डीआईजी श्री सक्सेना द्वारा विगत 1 वर्ष में पंजीबद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों की समीक्षा उपरांत चिटफंड कंपनियों पर दर्ज प्रकरणों एवं एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों पर प्रकरणवार जानकारी प्राप्त कर संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुंदर सिंह गणेश, नगर पुलिस अधीक्षक श्री राकेश मोहन शुक्ल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जावत श्री रविंद्र बोयत, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनासा श्री संजीव मूले, रक्षित निरीक्षक श्री आनंद घुंगरवाल, समस्त थाना प्रभारी एवं स्टेनो 2 SP, प्रभारी रीडर 2 SP, रीडर 2 ASP, साइबर सेल मौजूद रहे। विजयादशमी के पावन अवसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नीमच की पुलिस लाइन में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में वाहनों की पूजा के साथ साथ शस्त्र पूजा भी की गई। इस दौरान तमाम तरह के शस्त्रों को पूजा स्थल पर रखा और विधि विधान के साथ हवन यज्ञ कर सभी शस्त्रों की पूजा की। इस दौरान सभी ने कामना की कि सभी सुख समृद्धि के साथ इस पर्व को मनाएं, साथ ही शस्त्रों का प्रयोग करने का अवसर किसी को ना मिले। सभी भाईचारे और प्रेम के साथ अपने सभी त्योहारों को मनाएं। भाईचारे के साथ देश में शांति व्यवस्था बनाए रखे, सौहार्द के वातावरण में रहे, यही कामना की। इस अवसर पर जिले के आला अधिकारियों ने दशहरे के पावन अवसर पर शस्त्रों पर हाथ भी आजमाए व फायरिंग की। फायरिंग करने वालों में जिले के सभी आला अधिकारी रहे। फायरिंग की शुरुआत नीमच एसपी मनोज कुमार राय ने की। इसके बाद नीमच कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, सीईओ जिला पंचायत आशीष सांगवान, अपर कलेक्टर संजय भारद्वाज, एडिशनल एसपी SS कनेर, सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला सहित तमाम पुलिस के आला अधिकारियों ने बंदूक व अन्य हथियारों से फायरिंग कर खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम में पुलिस लाइन के अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस जवान, पत्रकार भी मौजूद रहे। दशहरे के अवसर पर एसपी मनोज कुमार राय ने जिले वासियों को शुभकामनाएं देते हुए हथियार का प्रयोग ना हो इसकी कामना की, तो वहीं कलेक्टर जितेंद्र राजे ने अपने शुभकामना संदेश में भाईचारे और सौहार्द के साथ आगामी त्योहारों को भी मनाने की कामना की। शस्त्र का बड़ा महत्व रहता है सुरक्षा बलों में। आज उसी तारतम्य में प्रत्येक वर्ष दशहरा के अवसर पर, विजयादशमी के अवसर पर रक्षित केंद्र में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें कलेक्टर साहब और सभी पुलिस अधिकारी आज यहाँ उपस्थित थे। पूरे विधि विधान से पूजा की गई और साथ ही ये हम लोगों ने अपेक्षा भी की, ये मांगा भी कि इन शस्त्रों की सुरक्षा भी रहे और साथ ही इनका उपयोग करने की ज़रूरत हमें न पड़े। इसी तारतम्य में आज ये पूजा का कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर मैं विजयादशमी की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। सर्वप्रथम मैं नीमच जिले के ज़िलेवासियों को विजयादशमी और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शस्त्र पूजा जो हमारे एक कल्चर का पार्ट है और हम लोग हमेशा इसमें यही चाहते हैं कि हम लोग बुराइयों का नाश करें, और जैसा कि एसपी साहब ने कहा कि इन शस्त्रों के कम से कम हमें उपयोग करना पड़े। हम तो यही चाहेंगे सब लोग शांति से रहें, सब लोग भाईचारे से रहें। यही मैं लोगों से आह्वान करता हूँ। आपको पुनः बहुत बहुत विजयादशमी की और आगे आने वाले सारे पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एयू बैंक में पदस्थ बैंक मैनेजर की आज शनिवार को होटल वृंदावन में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बघाना निवासी बैंक मैनेजर उपांशु पिता पवन अग्रवाल किसी काम से आज होटल वृंदावन गए थे। बताया जा रहा है कि वहां पर चक्कर खाकर नीचे गिर गए थे, जिस पर उन्हें 108 की सहायता से उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन अस्पताल चौकी पहुंचे। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही मौत के कारणों का पता लग पाएगा।
मृतक उपांशु अग्रवाल के पिता पवन अग्रवाल अचानक से अपने बेटे की मौत के मामले में वृंदावन होटल को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कहा कि पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज से लगाकर हर पहलू पर पुलिस बारीकी से जांच करे और हमें न्याय मिले। मेरे आसपास बोले मैं वृंदावन से बोल रहा हूँ, उपांशु अग्रवाल आपका बालक है। मैंने कहा बिल्कुल। तो बोले उनकी तबीयत बिगड़ गई है, हमें अटैक जैसा लग रहा है। हमने जो है ये एम्बुलेंस बुलाई है और उनको सिविल रवाना किया है। मैंने कहा आपने किसी और को भी कॉल किया? बोले नहीं, आपका नंबर हमें मिल पाया। मैंने कहा ओके, मैंने फ़ोन काट दिया। तो मेरे जो जिनको मैं सोच रहा था कि मैं 4-5 जनों को फ़ोन करूं जिससे मेरे सब लोग यहाँ पहुँच सकेंगे, क्योंकि मेरा निम्बाड़ अप डाउन है 2 व्हीलर पे, मैं बाद में कॉल कर नहीं पाऊँगा। तो मैं इनको कॉल करूँ जब तक मैं पहुँचूँ, तब तक ये वहाँ पे पहुँच जाए मेरी टीम। तो मेरे जो है फ़ोन किए 4-5, उसके बाद मेरे काफ़ी लोग आ गए, पर मैं उसके बाद में वहाँ निम्बाड़ा से 4 में 10 पे 5 पे रवाना हो गया। वहाँ से रवाना आया तो मुझे इन लोगों ने तो कॉल नहीं किया, मैंने ही किया। तो बोले तुम तो चले आओ, तबीयत ज़्यादा ख़राब है। फिर मेरे को ये कलेक्टर ऑफिस पे लेने के लिए खड़े थे जब तक ये हादसा हो चुका था। अब यहाँ तो ये लोग जो थे दूसरे आगे का ये बता सकते हैं, मैं भी आपके सरीखा भी आगे पहुँचे। उपांशु अग्रवाल जी जो वो की बीमार थे, कोई बीमारी थी क्या? बिल्कुल पूरा स्वस्थ था। पहले 6-7 साल इन्होंने HDFC में कार्य किया असिस्टेंट मैनेजर में। अभी 1 महीना ही करीब हुआ है। ये AU फाइनेंशियल ये है, इसके अंदर ये BM बन गया। तो वो ब्रांच मैनेजर होने से वो वहाँ पे अभी उन्होंने ज्वाइन की थी। और आज शायद वो बोला मेरे को कि मेरे को आज बैंक भी जाना है, तो शायद ये मैनेजर वहाँ का उसके ऊपर के बॉस है अभिनव जी के, वो भी आए। तो बोले हाँ 11:30-12 बजे मेरे पास था। उसके बाद में ये कहाँ गया है। बिल्कुल चाहूँगा कि इसकी वृंदावन में इसके साथ में कौन थे, क्योंकि शनिवार रविवार इसकी छुट्टी है, हमारे परिवार के साथ ही बिताना ज़्यादा ज़रूरी समझता है। तो ये वृंदावन गया, किसी को मालूम भी नहीं, लंच करने गया, जबकि कैसे गया। तो मेरे को तो ये वहाँ पे गहराई में चाहिए कि वृंदावन में इसके साथ कौन। अब वृंदावन वाले ही बता सकते हैं कि भाई अकेला आया था, वो कितनी गिरता ही है, उनके कैमरे खोले जाए, कौन उसके साथ में थे, इसने लंच किया भी कि ना किया, कि केवल पानी पिया। मुझे इस बारे में तो जानकारी ये नहीं। मेरा बच्चा अगर थोड़ी देर भी बयान देता तो कुछ मैं बता सकता था। अभी टोटल वृंदावन के ऊपर ही जो वहाँ से जिसने कॉल किया और जो उनने वहाँ पे ड्यूटी पे था, उनके कैमरे खोले जाए, देखा जाए उसने वहाँ पे कितने देर तक एक्टिविटीज़ की, जिसमें उनने क्या पाया। स्वस्थ थे, 27 साल का यंग है, कुछ भी उसको छींक की बीमारी भी नहीं है। तो ये मेरे को तो जो है इसकी पूरी जानकारी अंदर तक निकले, ऐसे मेरे तो दिल की भावना है। कोरोना पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। देश की सरकार, शासन, प्रशासन लोगों की सुरक्षा को महत्व देते हुए तमाम तरह के इंतजाम व एहतियात बरतने की बात कर रहा है, मगर प्रशासन व शासन की कोरोना से मुक्ति की कवायद तभी पूरी होगी जब लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। इन दिनों शहर के कई स्थानों पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिनमें होटल, रेस्टोरेंट विशेष रूप से गौर करने वाले हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर ग्राहक भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और एक साथ बैठकर चाय, नाश्ता व अन्य खाद्य सामग्री ग्रहण कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर दुकान संचालक भी बिना मास्क के ही खाद्य सामग्री परोसने में लगे हैं। ना तो हाथों में ग्लव्स है, ना ही चेहरे पर मास्क। ऐसे में शहर के अंदर कोरोना बढ़ने के लिए लोगों को ही जिम्मेदार माना जाना चाहिए। प्रशासन अपने तरीके से हमेशा प्रयास करता रहा है। लोगों को भी जागरूक होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। हालांकि इस बार प्रशासन के जिम्मेदारों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो चालानी कार्रवाई पूर्व में संचालित की जा रही थी वह पुनः की जाए, विशेष तौर से छोटी होटलों, चाट के ठेले व अन्य किसी तरह की दुकानों पर, ताकि उनका व्यवसाय भी प्रभावित ना हो और ग्राहक का विश्वास बना रहे। इसके लिए हिदायत देने और ज़रूरत लगे तो चालानी कार्रवाई करना भी नगर पालिका व प्रशासन को चाहिए, ताकि हमारा शहर और उनके प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो। आज नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी पूजा के उपरांत बड़ी संख्या में माता भक्तों ने देवी प्रतिमाओं का विसर्जन करना शुरू कर दिया है। इसके लिए प्रशासन के द्वारा शहर के संजीवनी तालाब के किनारे एक 20 फीट का गड्ढा खोदा गया है, जिसमें प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा सुबह से ही कर्मचारियों को मूर्ति विसर्जन स्थलों पर तैनात किया गया है। शहर में 2 स्थानों पर मूर्ति विसर्जन स्थल बनाए गए हैं। साथ ही साथ संग्रहण पॉइंट भी बनाए गए हैं,
जिनमें भारत माता चौराहा, फव्वारा चौक, रघुनंदन प्रसाद चौराहा, अंबेडकर मार्ग, मूलचंद मार्ग, ग्वालटोली, इंदिरा नगर चौराहा, पीपली चौक, प्रताप चौक, जोशी मोहल्ला, चौकन्ना, बालाजी, होली चौक, धनेरिया कला रोड, शंकर ऑयल मिल, माधवपुर, बालाजी, एकता कॉलोनी, कृष्णा, ग्वालटोली, बंसल चौराहा, पठारी मोहल्ला, स्टेशन रोड व अन्य शामिल है। नगरपालिका के वाहन से विसर्जन स्थल पर मूर्तियां ले जाई जाएगी, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों का सहारा लिया है। ट्रॉलियों को सजाया गया है। संग्रहण केंद्रों पर मूर्तियां एकत्रित होने पर ट्रॉली के माध्यम से उन्हें ले जाया जाएगा। राकेश शुक्ला ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विसर्जन स्थलों पर आम जनों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पूर्व में बनाए गए व्यवस्था का फिर से व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि 2 जगह विसर्जन केंद्र बनाए गए हैं। शहर में 22 पॉइंट पर मूर्ति संग्रहण किया जा रहा है। ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक रहेगा। ताजी विसर्जन के लिए नीमच नगर पालिका प्रशासन द्वारा एक बढ़िया कुंड बनाकर उसमें शुद्ध जल का संग्रहण करके और इसमें मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया। किस तरीके से विसर्जन पॉइंट बनाए गए हैं। नीमच में 24 पॉइंट है। वहाँ से नगर पालिका के वाहन द्वारा यहाँ मूर्तियाँ आएगी और यहाँ से हम लोग यहाँ से इस कुंड में विसर्जन करेंगे व्यवस्थित। विसर्जन में आप क्या चीज़ अंदर डालते हो और क्या बाहर? विसर्जन में हम मूर्तियाँ सिर्फ मूर्तियाँ डालते हैं और चूँकि प्रदूषण के कारण ये माला और ये एकत्रित कर एक तरफ तालाब में हम वहाँ विसर्जित करवाते हैं। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ जनपद के संजीत गांव में रेतम नदी पर स्थित प्राचीन कचहरी स्थल को पिकनिक स्पॉट बनाने की लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग चली आ रही है, जिस पर अब अच्छी खबर आई है। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प के संज्ञान में कचहरी स्थल की चर्चा पहुंचने के बाद कलेक्टर पुष्प के मार्गदर्शन में संजीत के कचहरी पॉइंट का स्वरूप बदलने का जिम्मा जिला पंचायत सीईओ ऋषभ गुप्ता ने उठाया है। सीईओ ऋषभ गुप्ता कचहरी स्थल पहुंचे और पूरे स्थल का निरीक्षण किया। स्थल को देखकर सीईओ गुप्ता अभिभूत हुए और ग्रामीणों से स्थल के बारे में विस्तृत चर्चा की। वहीं मौके पर मौजूद इंजीनियर और पंचायत सचिव को जल्द ही स्थल पर विकास कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कचहरी पॉइंट पर आगामी समय में सीईओ ऋषभ गुप्ता के मार्गदर्शन में अच्छा पिकनिक स्पॉट बनकर तैयार होगा, जहां जिले भर से यात्री पहुंचेंगे और यहां की सुंदरता को निहार सकेंगे। फिलहाल शुरुआती दौर में कचहरी स्थल तक पहुंचने हेतु सुगम मार्ग और स्थल पर वृक्षारोपण की शुरुआत होगी। आगे शासन की विकास राशि और जन सहयोग सहित श्रमदान ने स्थल का बेहतर विकास होगा। निश्चित ही संजीत के लिए ये अच्छी खबर है। कचहरी स्थल के विकास से भविष्य में जहां बड़ी संख्या में यात्री क्षेत्र में पहुंचेंगे, वहीं स्थानीय रोजगार को भी बल मिलेगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्पॉट है जो हमारे गांधी सागर का बैक वाटर है। यहाँ पर उसका पानी आया हुआ है। एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा 3 जगह से वो पानी से घिरा हुआ है। कहीं कहीं पर लेवल कम होने की वजह से वहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है। तो सबसे पहले वहाँ पर हम संभावनाएं तलाश रहे हैं कि किसी प्रकार वहाँ सड़क बन जाए, और एक बार वहाँ सड़क बन जाती है तो उसके उपरांत कुछ वृक्षारोपण के प्रोजेक्ट्स लेकर और कुछ दीवार के प्रोजेक्ट लेकर, मतलब बाउंड्री के प्रोजेक्ट्स लेकर हम उसको एक अच्छे पिकनिक स्पॉट के रूप में भविष्य में डेवलप कर सकते हैं। ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पर गांव की एक समिति बनी हुई है जो ना केवल श्रमदान करती है अपितु यहाँ पर कुछ राशि देके सहयोग करने को भी तैयार है कि कुछ यहाँ पर सीटिंग के लिए हमारे स्ट्रक्चर्स बन जाएं, कुछ हमारे लाइटिंग के स्ट्रक्चर्स बन जाएं। यदि कुछ हम शासकीय राशि का उपयोग करके कनेक्टिविटी उपयोग यहाँ पर उपलब्ध करवा दें और उसके बाद जन सहयोग से कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाएं, तो निश्चित ही यहाँ पर विदिन 1 ईयर एक अच्छा पिकनिक स्पॉट हम डेवलप कर सकते हैं। SBCN के लिए देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।